हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। और आज जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्थिर स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी को अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। अभी तक तो हम आज के लेक्चर में केवल आवेश के बारे में बात करेंगे, क्षेत्र तो आने में भी 2-3 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आज हम सिर्फ बेसिक बातें करेंगे आवेश के बारे में। अब देखो, स्थिर वैद्युतिकी जो है, हम स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि यानी कि आवेश जो है वो आवेश स्थिर अवस्था में, आवेश जो रहेगा वो हमारा किस में रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा। अब स्थिर वैद्युतिकी में हम जितनी चीजें पढ़ेंगे सब पे हमारा आवेश जो होगा वो स्थिर अवस्था में रहेगा। जैसे कि हमारा कूलॉम का नियम हो गया, ये भी इसमें भी आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, तब भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा गॉस का नियम हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसके बाद अगला जो पढ़ेंगे वो हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहला हेडिंग लगाते हैं कि वैद्युतिकी। सबसे पहला हेडिंग जो है वही है हमारा कि वैद्युतिकी किसे कहते हैं, वैद्युतिकी, ठीक है। तो देखो, हमारे जो एक वैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे, थेल्स थे, जो ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व में, 600 वर्ष पहले इन्होंने ये देखा कि अंबर नामक पदार्थ से, एक पदार्थ था जिसका नाम अंबर था, कि अंबर नामक पदार्थ से को जब दूसरे पदार्थ फलालैन नामक पदार्थ से रगड़ा जाता है, यानी कि रब किया जाता है, तो अंबर में कुछ ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों या धूल के कण या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसके लगभग 2000 वर्ष बाद 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने ये पता लगाया कि अंबर के अलावा भी और कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको किसी दूसरे उपयुक्त पदार्थ से अगर रगड़ा जाता है तो उनमें भी ये गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो हम वैद्युतिकी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वह ऊर्जा, वैद्युतिकी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि वह ऊर्जा जिससे अंबर तथा अन्य पदार्थों में वह गुण उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, वैद्युतिकी कहलाता है। तो वैद्युतिकी उसे कहेंगे कि अंबर चाहे अन्य कोई भी पदार्थ हो, उसके अंदर वह गुण उत्पन्न हो जाए कि जिससे वो हल्की वस्तुओं में से कागज के टुकड़े हो जाए या धूल के कण हो जाए या कांच के टुकड़े हो जाए, इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक है। अगर वो इस गुण को उत्पन्न कर लेता है अपने अंदर कोई भी पदार्थ, तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु जो है विद्युतमय हो गई, यानी कि आवेशित हो गई। विद्युतमय का मतलब है कि वो आवेशित हो गई, उनके अंदर आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये आवेश जो है ये उत्पन्न होता है घर्षण के द्वारा, एक वस्तु को किसी दूसरे उपयुक्त वस्तु से जब रगड़ा जाता है तब ये गुण में उत्पन्न होता है, तब वो आवेशित होता है। तो इसीलिए हम इसको घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि घर्षण वैद्युतिकी किसे कहते हैं, घर्षण वैद्युतिकी,
तो इसमें हम लिखेंगे कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है तो उसे हम घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। अब चूंकि यह आवेश जो होता है वो वस्तुओं पर स्थिर रहता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करता है, ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसे हम स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। तो इसी को हम घर्षण वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? आसान सी चीज है। चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि जो अगला टॉपिक हमारा है वो है आवेश। वो है हमारा आवेश। तो आवेश में बहुत ज्यादा ना बता के केवल एक लाइन में बताऊंगा कि आवेश क्या होता है कि पदार्थ का आंतरिक गुण, पदार्थ का आंतरिक गुण, आवेश को हम कहेंगे कि पदार्थ का आंतरिक गुण। अब ये आंतरिक गुण क्या है? आंतरिक गुण का मतलब ये है कि इसके आगे अब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम द्रव्यमान कह सकते हैं, द्रव्यमान भी क्या होता है, पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। जैसे हमसे कोई बोले किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो हाँ है 5 किलो द्रव्यमान है, तो उसके आगे हम उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, यानी उसके आगे उस पर रिसर्च हम नहीं कर सकते हैं। तो वही हमारा क्या है, आवेश है। आवेश इतना है तो है, हम उस पर आगे कुछ और बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो इसका जो सिंबल होगा, इसका जो सिंबल होता है इसको हम Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका जो मात्रक होगा, इसके मात्रक को हम मात्रक रखते हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, ये आवेश हो गया, आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो आवेश हमारा दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है, सबको पता है। एक तो होगा हमारा धनात्मक आवेश और दूसरा जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अब अगर कोई भी कहीं पर अगर धनात्मक और धनात्मक आवेश आ जाए, यानी कि सेम प्रकार का आवेश आ जाए, और जब सेम प्रकार का आवेश आता है तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश बोलते हैं। सजातीय का मतलब सेम प्रकार का आवेश। अब चाहे वो प्लस प्लस आ जाए या फिर वो दोनों कैसे आ जाए, माइनस माइनस आ जाए, तो अगर कहीं भी सजातीय आवेश होगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जबकि विजातीय आवेश यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना कि सजातीय आवेश किसे कहते हैं और विजातीय आवेश किसे कहते हैं। सजातीय आवेश का मतलब है कि दोनों पे आवेश कैसा हो, समान हो, यानी कि या फिर दोनों प्लस प्लस होगा या फिर दोनों कैसा होगा, माइनस माइनस होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। और यहीं पे अगर दोनों विजातीय आवेश हो जाएंगे, यानी कि दोनों पे अलग अलग आवेश हो जाएगा, तो वो दोनों क्या करेंगे, आकर्षण प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए मिटा दो इसको। अब देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है। आवेश जो होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, द्रव्यमान के साथ आता है। लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि उस पर आवेश होगा। जैसे इसको देखते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से कि एक हमने यहाँ पे ले लिया आवेश, ठीक, और दूसरा जो हो गया ये हमने मान लिया यहाँ पे ये द्रव्यमान है। अब आवेश जो होगा ये हमारा दो प्रकार का होगा, या तो आवेश धनात्मक होगा या तो आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक होता है, ऐसा तो वही कहता है -5 किलोग्राम, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो द्रव्यमान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक राशि होती है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। कि जो हमारा आवेश होता है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है। आवेश जो होता है वो चाल पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि चाल कुछ भी करते जाए, चाहे घटा दो चाहे बढ़ा दो, आवेश पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन द्रव्यमान पे फर्क पड़ता है। एक चीज मैंने पढ़ा हुआ क्लास 11th में कि मूविंग बॉडी का जो मास होता है
ये m बराबर होता है m नॉट डिवाइड बाय रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर होता है। और जो ये m नॉट होता है ये होता है हमारा रेस्ट मास होता है, ठीक। और ये होता है ये बॉडी का द्रव्यमान होता है, ठीक है, यानी कि बॉडी का मास होता है ये। यानी कि अगर हम यहाँ पे अगर कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान पहले 10 किलोग्राम है, अगर वो वेग गति करता है तो गति करते समय उसका द्रव्यमान कुछ बदल जाता है, कुछ दूसरा द्रव्यमान हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा क्या है v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और c जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। अब देखो ये 3 × 10⁸ है और हमारा जो वेग होता है वो बहुत ही कम होता है। ये ऊपर वाली क्वांटिटी जो है वो छोटी है और नीचे वाली बहुत बड़ी है, तो ये पूरा मान जो होगा वो 1 से क्या आएगा, बहुत छोटा आएगा और लगभग 0 के बराबर आएगा। तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 के बराबर, और √1 का मान कितना होता है 1 होता है। इसीलिए जब हम कम वेग से चलते हैं, कम चाल होती है हमारी, तो उस टाइम जो हमारी मूविंग बॉडी का द्रव्यमान होता है, मूविंग बॉडी का मास होता है, वही हमारे रेस्ट मास के बराबर निकल जाता है। लेकिन अगर हम अपनी स्पीड बहुत ज्यादा कर देते हैं तो उस केस में जो हमारा द्रव्यमान होता है वो कुछ ना कुछ बढ़ या घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये आती है कि द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, यानी कि द्रव्यमान जो है वो हमारा चाल पर निर्भर करता है। और ये चीज तो आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके होंगे कि क्लास 1 में m बराबर m नॉट अपॉन रूट में माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर होता है। अगर क्लास 11 में पढ़े होंगे तो ये सारी चीजें क्लास 11 में आपको बताया गया होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं आवेशन की विधियां, यानी कितने तरीके से किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, कि आवेशन की विधियां। अब देखो यहाँ पे आज के लेक्चर में बस ऐसी छोटी छोटी बातें होंगी आवेश के बारे में, यही सब बातें होंगी, बस ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हम अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम अच्छी बातें, कूलाम्स का नियम, ये सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आवेशन की विधियां में सबसे पहला है कि घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन क्या है कि देखो, घर्षण द्वारा आवेशन अगर किन्हीं भी दो उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रफ किया जाता, रगड़ा जाता है। जैसे अगर मान लो कोई एक वस्तु जो है, एक वस्तु हमारी ये है और दूसरी वस्तु जो है ये दूसरी वस्तु हमारी ये है, यानी कि इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में हम रगड़ेंगे तो इस पे क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि ये वस्तुएं जो हो जाएंगी, ये वस्तुएं हमारी कुछ इस प्रकार से, पहला वस्तु जो है इसका शेप साइज कुछ नहीं चेंज होता है, बस इसमें क्या होता है थोड़ा सा इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये वस्तु इस तरीके से आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब किसी एक पर जो होगा वो धनात्मक आवेश हो जाएगा और किसी एक पर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। यानी कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा, तो एक पर धनात्मक आवेश होगा और दूसरे पे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। अच्छा, आवेश तो दोनों होते हैं, विपरीत होते हैं लेकिन बराबर होते हैं। जितने इस पे धनात्मक होगा उतने इस पे आवेश क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। आवेश ट्रांसफर का मतलब क्या है कि अगर हमारा यहाँ पे आवेश जो है, आवेश स्थानांतरित हो रहा है, हमारा आवेश जो है वो आवेश क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। आवेश स्थानांतरित का मतलब ये है कि द्रव्यमान स्थानांतरित हो रहा है। द्रव्यमान जो है स्थानांतरित
स्थानांतरित हो रहा है। आवेश स्थानांतरित का मतलब क्या है? द्रव्यमान स्थानांतरित हो रहा है। अभी बताया था ना कि आवेश जो होता है वो हमेशा द्रव्यमान के साथ ही आता है। यानी कि यहाँ से देखो जिस पे आवेश किसी एक, जब हम दो बॉडी को आपस में रफ करते हैं, जैसे मान लो कि ये दो बॉडी है, इन दोनों को मैं आपस में रफ करता हूँ, ये दोनों उपयुक्त है, यानी कि इन दोनों को आपस में रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो किसी एक पर धनात्मक आवेश होगा, किसी एक पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो मान लो इस पे अगर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि इस पे जो ऋणात्मक आवेश थे, इसके कुछ ऋणात्मक आवेश इस पर आ गए हैं, यानी कि इस पे जो ऋणात्मक आवेश ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये ऋणावेशित हो गया। और इस पे अधिक हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या बोलते हैं कि धनावेशित इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये हमारा धनावेशित हो गया। तो ये हमारा कैसा हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यानी कि आवेश स्थानांतरण के साथ साथ हमारा क्या होता है? द्रव्यमान भी स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि आवेश स्थानांतरण का मतलब क्या है कि हमारा द्रव्यमान स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से घर्षण द्वारा आवेशन होता है। चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। तो इसके बाद जो दूसरा है हमारा वो है, पहला तो हो गया घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा जो है वो है चालन द्वारा आवेशन। दूसरा जो है वो हमारा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि कोई एक आवेशित वस्तु है, मान लो ये कोई एक आवेशित वस्तु है जिस पे प्लस आवेश है, ये कोई एक आवेशित वस्तु है जिस पे प्लस आवेश है। इस आवेशित वस्तु के संपर्क में जब एक आवेश रहित वस्तु लाया जाता है, यानी कि ऐसी वस्तु लाते हैं कि जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये वस्तु जो है वो कैसा है? आवेश रहित है। ये वस्तु जो है ये हमारा आवेशित वस्तु है, और ये जो है ये हमारा आवेश रहित वस्तु, यानी कि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। तो जब किसी भी आवेशित वस्तु के संपर्क में आवेश रहित वस्तु को लाया जाता है, तो इन दोनों वस्तुओं पर सेम प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इस पे हमारा धनात्मक आवेश था, तो इस पे भी क्या हो जाएगा? धनात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों पर आवेश क्या हो जाए? समान ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे धनात्मक आवेश क्या है? इसका धनात्मक आवेश का जो दाब है वो अधिक है, तो ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का दाब क्या हो जाएगा? बराबर नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चालन द्वारा आवेशन करते हैं। ठीक, इसमें जो इम्पोर्टेंट है नोट वाली बात है वो ये है कि अगर मान लो कोई एक आवेश है, अगर उसका साइज और मैटर जो दोनों क्या है? समान है, यानी कि जो हमारा पदार्थ है, यानी कि हमारा पदार्थ का साइज, पदार्थ की साइज और उसकी जो शेप है, अगर शेप समान है, शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो अगर कोई एक आवेश है, इस पे मान लो Q आवेश है, ये कोई एक पदार्थ है, इस पे Q आवेश है, अगर कोई दूसरे पदार्थ को हम से पदार्थ दोनों सेम होना चाहिए, साइज भी सेम हो और शेप भी क्या हो? उसकी सेम हो, अगर पास में लाते हैं तो इन दोनों का जो आवेश हो जाता है ये हमारा Q/2 और Q/2 के बराबर हो जाएगा, यानी दोनों पे आवेश कैसा हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। अगर इस पे 10 आवेश रहेगा, 10 कूलम आवेश है, तो इस पे भी 5 आवेश कूलम, इस पे 5 कूलम आवेश हो जाएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा? 5 कूलम आवेश के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चालन द्वारा आवेशन होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अब जो एक लास्ट बचा है हमारा, लास्ट है कि प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरा जो है वो है कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखो प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। अगर मान लो कोई एक गोला हमारा ये है, ये कोई एक गोला है A है, और कोई दूसरा गोला ये है B है, ये कोई दूसरा गोला B है, ये दोनों एक संपर्क में करके रखे हुए हैं। जब इन्हीं दोनों गोलों के पास में अगर मैं कोई एक रॉड लेकर आता हूं, ये मान लो मैं कोई एक रॉड लेकर आया जिस पे धन आवेश है,
ये रॉड जो लेकर आया, इस रॉड पर धनावेश है, तो जो गोला रॉड के बगल में होगा इसके किनारे पर ऋण आवेश जो होगा ये उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक धन और ऋण आवेश होगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी कि विजातीय आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जो दूसरा गोला होगा इस पे जो हमारा होगा विपरीत आवेश यानी कि धन आवेश एकत्रित हो जाता है। और जब इन्हीं दोनों गोलों को हम थोड़ी दूरी बढ़ा देते हैं, यानी इन दोनों गोलों को हम थोड़ा सा दूर दूर करके रख देते हैं, इस तरीके से एक गोला ए हो गया और दूसरा गोला यहाँ पर बी हो गया, और जो ये रॉड था इस रॉड को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये पहले वाले आप गोले पर पूरे गोले पर ये जो ऋण आवेश है ये पूरे गोले पर फैल जाता है, और दूसरे गोले पर जो हमारा धन आवेश ये पूरे गोले पर फैल जाता है इस तरीके से। तो इस तरीके से प्रेरण द्वारा आवेशन किया जाता है, यानी कि जब हम दो आवेश रहित गोलों को एक संपर्क में रखते हैं, फिर इनके पास हम एक रॉड लेकर आते हैं। जब रॉड लेकर आएंगे, अगर हम रॉड पे धन आवेश होगा तो रॉड के बगल में जो गोला होगा इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा धन आवेश एकत्रित हो जाता है। और जब इन दोनों को हम अलग कर देते हैं तो ये ऋण आवेश पूरे गोले पे फैल जाता है, और ये धन आवेश भी क्या होता है, पूरे गोले पर फैल जाता है। अगर मैं यहाँ पे धन आवेश की जगह पे ऋण आवेश लेकर आऊंगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर क्या इकट्ठा होगा, अब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, धन आवेश इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश इकट्ठा हो जाएगा दूसरे वाले गोले पर। ये डिपेंड करता है कि हमने रॉड पे कौन सा आवेश लेकर आए हैं, धन आवेश लेकर आए हैं या फिर ऋण आवेश लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद हम एक दो टॉपिक और छोटा छोटा पढ़ लेते हैं कि जैसे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अगला टॉपिक है कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। अब देखो हमें पता है कि जो हमारे सजातीय आवेश होते हैं, इस सजातीय आवेश का मतलब क्या हुआ कि दोनों पर आवेश कैसा हो, समान हो। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, तथा विजातीय आवेश यानी कि दोनों पे आवेश जब भिन्न भिन्न होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। बस ये इसमें लिख दो कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। अब देखो मैं पता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यही हमारा क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, जैसे अगर एक कांच की छड़ को, अगर मैं कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इसमें से एक हमारा ऋणावेशित हो जाता है और दूसरा हमारा धनावेशित हो जाता है, यानी कि एक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। यानी कि जब दो वस्तुओं को, जैसे एक कांच की छड़ को और एक रेशम को आपस में जब रगड़ते हैं, रफ करते हैं, तो रेशम से जो हमारे कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रेशम जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है और कांच जो होता है हमारा धनावेशित हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पे होता है वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पे स्थानांतर होता है, ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लो कि आवेश को, लिख लो कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण किया जा सकता है। यही हमारा क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण कहलाता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसमें जो एक दूसरी चीज होती है वो होती है कि किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब ये हुआ कि आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। किस कोई भी विलगित निकाय ले लो, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ले लो, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, जैसे इसको मिटा दूं, देखते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है विलगित निकाय। जैसे एक हमने सिस्टम यहाँ पे ये ले लिया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारा ये है, जिसपे आवेश जो है, ये आवेश ले लो प्लस का 3 कूलम ले लिया, ठीक, माइनस का, चलो प्लस का 3 कूलम, यहाँ पे प्लस का माइनस का 2 कूलम और यहाँ पे प्लस का 1 कूलम ले लिया। एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारा ये हो गया, ठीक। दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम जो है यानी विलगित निकाय है, हमने यहाँ पे ले लिया, इस पे मान लिया कि ये हमारा -3 कूलम है, यहाँ पे +2 कूलम आवेश है और यहाँ पे ये हमारा Q है। इसी Q का मान हमें क्या करना है, बताना है। अब हमसे कह रहा है कि ये हमारा कैसा है, विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है, नियत होता है, यानी कि फिक्स होता है। यानी कि यहाँ से अगर हम बात करें तो Q1 + Q2 + Q3 यानी कि इनका आवेश ये बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश के बराबर होगा। ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इन दोनों का आवेश जो होगा वो क्या होगा, नियत होगा, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, Q1 का मान रख दो तो हो जाएगा 3 माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर, ये हो जाएगा -3 प्लस का 2 और ये हो जाएगा +2 के बराबर। अब यहां से देखो, जरा इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर लेके आओगे, जरा एक काम करो, इसको भी क्या कर लो, प्लस कर लो ताकि ये कट जाए। यहाँ से ये क्या होगा, कट जाएगा। इसको जब इधर लेके आओगे तो जाएगा -4 -2, ये +2 इधर आएगा तो -2 जाएगा, तो -4 प्लस का 1 बराबर Q। तो यहाँ से हमारा Q का जो मान निकल जाएगा -3 कूलम, यानी कि यहाँ पे Q बराबर जो निकलेगा वो -3 कूलम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी विलगित निकाय का या आइसोलेटेड सिस्टम का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है, एक नियत होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो यही हमारा था आवेश का संरक्षण। चलिए ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। चलिए एक टॉपिक और है वो ले लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो अगला जो है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो देखो, आवेश के क्वांटीकरण में ये कहता है कि प्रकृति में आवेशित वस्तु पर, प्रकृति में, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि प्रकृति में आवेशित वस्तु पर आवेश हमेशा एक न्यूनतम पूर्ण आवेश का या ऐसे लिख दो, एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण गुणक होता है, जिसे E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्रकृति में जितने भी आवेशित वस्तु हैं उन पे जो भी आवेश होगा वो हमेशा एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है। और हमें पता है कि जो न्यूनतम आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। यानी कि जितने भी आवेशित वस्तु हैं उन पे आवेश जो होगा वो हमेशा इसी का क्या कहलाएगा, पूर्ण गुणक होगा। यानी कि पूर्ण गुणक में हो सकता है 3.2 × 10⁻⁹ कूलम हो जाए,
या फिर हो जाए 4.8 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, या फिर 8.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होगा। यानी कि जो न्यूनतम आवेश है, यानी कि सबसे न्यूनतम आवेश जो होता है ये 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम ही सबसे न्यूनतम आवेश होता है। और जितने भी आवेशित वस्तु पर आवेश होगा वो इसी का क्या कहलाएगा, पूर्ण गुणक होगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि आवेश जो होगा वह तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर आवेश जो होगा वो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर आवेश जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर आवेश जो होगा वो हमारा कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब चूंकि ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है तो इसको हम आगे क्या लगा देंगे, प्लस माइनस करके आगे लगा देते हैं। अब जो हमारा ये होगा ये हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही होगा, ये कभी भी भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती हैं, दशमलव वाली संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कहेगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालो, 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालो। 2.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी हम नहीं निकाल सकते, हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या फिर हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनता है कि Q बराबर प्लस माइनस NE के बराबर होगा, जहाँ पे ये जो होगा ये हमेशा किसमें होगा, पूर्णांक संख्या होगी। जो n होगा वो हमेशा क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, -1 -2 -3 इस तरीके से करके होता है। ठीक है, तो ये हमारा था आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चालक पर 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है। इस पे 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 इलेक्ट्रॉन, जस्ट 7 कूलाम लिख लो, इतना कूलाम ऋणावेश है। ठीक, इस पर समान अवस्था से, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन इस पे कम है या फिर इससे समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन इस पे अधिक है। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मूला है, यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे। कह रहा है कि एक चालक पर आवेश यानी कि Q बराबर कितना दे रखा है, 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 कूलाम के बराबर दे रखा है। और कह रहा है ये कैसा है, ऋणावेश है। ठीक, इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक, यानी n का मान हमसे पूछा है और E का मान हमें पता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर होगा। ठीक, अब फार्मूला लगा दो यहाँ से कि Q बराबर NE, तो Q यहाँ से हमसे n का मान पूछा है तो n बराबर निकल जाएगा Q बाई E के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो n बराबर आ जाएगा हमारा, Q का मान कितना दे रखा है 8 इंटू 10 पे पावर माइनस 7 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का मान कितना 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम के बराबर। जरा इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा ये दशमलव हटा के यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80/16 गुणे 10 पे पावर माइनस 7 गुणे 10 पे पावर 19 के बराबर। 16 बच्चे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5.0 गुणे 10 पे पावर, यहाँ से इसको ये दोनों आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो निकल जाएगा 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन। यानी कि समान अवस्था से जो है इस पे 5 गुणे 10 पे पावर 12 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, ऋणावेश, और ऋणावेश कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा आज का लेक्चर था वो यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स का नियम और इसके बारे में। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।